हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं काव्यखंड चैप्टर 12, जिसका शीर्षक है हार जीत। तो हार जीत पढ़ने से पहले जो इसके कवि हैं यानी रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी, उसका जो है परिचय आप लोग जान लीजिए, क्योंकि परिचय से भी बहुत प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो आइए, इसके कवि यानी रचनाकार है अशोक वाजपेयी जी, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश किया है कि राजा लोग जो होते हैं ना, मतलब युद्ध करते हैं। अब युद्ध में किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, ये प्रजा को नहीं पता है। बस ये पता है कि हारा या फिर जीता। मान लो हार भी गया तो प्रजा को ये भी जानने का हक नहीं है कि हारा तो हारा क्यों, या फिर सिपाही कितने मरे, ये भी प्रजा को कोई जानकारी नहीं है। हार के आया फिर भी जश्न मन रहा है, जीत के आया फिर भी जश्न मन रहा है। बस जनता को पता है कि जीता गया है, वास्तव में हार हुई है कि जीत किसी को पता नहीं रहता है। तो आइए, इस पाठ के माध्यम से आप यही पढ़ेंगे। तो पहले अशोक वाजपेयी जी का परिचय जान लीजिए। तो आइए, इनका जो है जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। और जन्म स्थान कहाँ? दुर्ग। और दुर्ग कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़। मूल निवास स्थान था इनका सागर, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे है माता पिता निर्मला देवी परमानंद वाजपेयी। निर्मला देवी माता, परमानंद वाजपेयी पिताजी हैं अशोक जी के। अब देख लीजिए इनकी शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी हुई थी कहाँ से? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से जो है अंग्रेजी में इन्होंने एमए यानी जी मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री इन्होंने ली थी। आगे है, चलिए आगे है वृत्ति, यानी इनकी वृत्ति क्या थी, ये करते क्या थे, पेशा क्या थी? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा अर्थात क्या जी। आगे है, कहता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया। जब प्रशासनिक सेवा में है तो महत्वपूर्ण दायित्व को ही पूरा किए होंगे। आगे कहता है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद पर से सेवानिवृत्त रहे। कुलपति का मतलब समझते हैं ना, जिसको प्राचार्य कहते हैं, अपने भाषा में प्रिंसिपल कहते हैं। तो कहता है कि इन्होंने जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, उसमें प्रथम कुलपति के पद पे से ये सेवानिवृत्त रहे। तो कहाँ जो है ये सेवा निवृत्त हुए थे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। किस पद पर? प्रथम कुलपति के पद से क्या हुए थे? निवृत्त हुए थे। आगे है संप्रति यानी अब, इस समय। कहता है दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, यानी दिल्ली में रहकर क्या कर रहे हैं? स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। सभी पदों से वो क्या कर लिए? छुटकारा मिल गया उनको। सभी पद पे सेवानिवृत्त यानी सेवा करके अब जब घर बैठ गए तो कुछ तो काम करेंगे ना। तो यानी स्वतंत्र रूप से लेखन यानी बस लेखनी का काम किए, ठीक है। सम्मान, अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, सम्मान में भी इनको देख लीजिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। पहला सम्मान क्या था? साहित्य अकादमी। दूसरा दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। उसके बाद है फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर्स एंड लेटर्स 2005 जी 2005, ठीक। आगे कहता है कि पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस 2004 यानी 2004, ठीक है। कृतियां में है 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित। कितने? 3 दर्जन के लगभग। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका, आकाश, आविन्यो, अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगरे, ये रचनाओं का नाम है। अगला हो गया क्या? विवक्षा। नेक्स्ट क्या है? दुख चिट्ठी रसा, जो कविता संग्रह है। आगे है फिलहाल, ये सारी की सारी इनकी कृतियां हैं। उसके बाद है कुछ पूर्व ग्रह, समय से सीढ़ियां शुरू हो गई है। कविता का गल्प, गल्प नहीं गल्प,
कवि कह गया है, ये आलोचना है। आलोचना मतलब जिसमें किसी की बुराई भी की जाए और तारीफ भी की जाए, यानी दोष और गुण दोनों को दर्शाया जाए। तो ये कवि कह गया, ये है इनकी आलोचना। नेक्स्ट है तीसरा साक्ष्य। तीसरा साक्ष्य मतलब क्या? तीसरा साक्ष्य मतलब क्या? साक्ष्य मतलब क्या होता है? सबूत। तो ये तीसरा साक्ष्य भी इनके द्वारा रचित जो है ये कृति है। साहित्य विनोद, उसके बाद है कला विनोद। नेक्स्ट क्या है? पुनर्वसु। पुनर्वसु, यहाँ रेफ है तो इसका मतलब बीच में रो आएगा, समझे? जहाँ रेफ रहता है तो उससे पीछे जो है रो आता है। पुनर्वसु कविता का जनपद संपादित कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त कहता है कि मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञेय की चुनी हुई कविताओं का संपादन किया इन्होंने। उसके बाद कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, ज्ञानेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद, अज्ञेय पर एकाग्र संपादित पुस्तकें स्तंभ लेखन, कभी कभार। इतनी सारी कृतियां और इतना सारा जिन जिन पे इन्होंने अनुवादन किया था। आगे है अब साहित्यिक पत्रकारिता। इन्होंने पत्रकारिता भी किया था। समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का संपादन, द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार संपादक के रूप में जो है अशोक वाजपेयी जी रहे। उसके बाद है अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी हैं। कवि एवं आलोचक के रूप में, कवि मतलब तो समझ गए जो कविता करते हैं, आलोचक का मतलब समझे? जो दूसरे के गुण और दोषों को प्रकट करे, गुण और दोषों पे चर्चा करे। आगे है कि कहते हैं कि कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में। पीछे आपने जब भी रघुवीर साय का पढ़ा था, वो भी 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में, यानी समकालीन थे उनके, सारे के सारे एक साथ के कवि थे। तो कहता है कि 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में हुआ था। शती के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। नेक्स्ट आगे है कि उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। आगे कहते हैं कि कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय, यानी समन्वय मतलब समानता, ठीक है, समन्वय और संवाद, यानी किसी चीज पे संवाद, बातचीत। कहते हैं कि अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, यानी हर चीज पे ये कल्पना कर करके रचना करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आगे कहते हैं कि लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने किन्होंने? वाजपेयी जी ने, ठीक है। कहता है कि अनेक बार अपनी सामाजिक अंतर्दृष्टि, जनतांत्रिक सोच जो जनता के लिए सोचा जाए, कहता है जनतांत्रिक सोच, उसके बाद समावेशी, उदार, विनियोग बुद्धि प्रमाणित की है। अशोक वाजपेयी का जीवन कला, साहित्य, संस्कृति, समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में भारतीय और वैश्विक एक साथ है। मतलब क्या, भारतीय स्तर पर जो उन्होंने किया सो तो किया, वैश्विक स्तर पे भी बहुत ऐसे कार्य किए, वैश्विक मतलब पूरे विश्व, यानी बहुत ऐसे कार्य किए जो सिर्फ भारत में प्रसिद्ध नहीं है, विश्व में भी ये क्या है, प्रसिद्ध है। आगे कहता है, ठीक है, यहां तक समझ गए ना, कि समाज आदि के संबंध में दृष्टिकोण और मनीषा आधुनिक अर्थों में जो है भारतीय और वैश्विक एक साथ हैं, यानी दोनों जगह इनकी पहचान है। आगे कहता है कि अशोक वाजपेयी एक कवि और साहित्यकार के रूप में हिंदी में अकविता के अनास्थावादी नकारात्मक आंदोलन का स्वस्थ सकारात्मक समाजवादी दृष्टिकोण और संवेदना द्वारा सृजनात्मक प्रतिकार करते हुए सामने आए थे। आगे कहते हैं उनकी संवेदना, भाषा और रचनात्मक चिंताओं ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान जो है आकृष्ट किया था। मतलब इस तरह से उन्होंने अपनी संवेदनाएं, मन के भाव इस तरह से व्यक्त किए थे कि पाठकों का ध्यान अपनी ओर उन्होंने आकृष्ट कर लिया था। आगे कहता है कि वे एक समर्थ संभावना के रूप में इसलिए देखे और पहचाने गए थे कि कविता की जरूरतों और तकाजाओं की
तकाजाओं मतलब हो गया अनुभवों की। कहते तकाजों की उनकी पहचान खड़ी थी। वे उन जरूरतों की भरपाई राजनीति और विचारधारा के उताप भरे तात्कालिक तत्वों, उसके बाद कहता है से नहीं करते हुए गहनतर रचनात्मक मानवीय अर्थों की पूछ पेख के लिए सब उद्यत दिखाई पड़े थे। आगे कहते हैं कि आगे उनकी यह रचनात्मक खोज तो जारी रही, किंतु इनके लिए मानव संबंधों के परिवर्तनशील यथार्थ से भरे हुए जीवन, यथार्थ मतलब जो जीवन की सच्चाई है, कहते हैं और समय समाज के बीच जैसी गहन सन्नद्धता, कहता है कि सन्नद्धता ऐसे स्वाधीन चेता जो अपने हिसाब से किसी चीज पे चिंतन करे, सोचे, कहते हैं स्वाधीन चेता कवि के लिए अनिवार्य थी। वह उन्हें प्राप्त न हो सकी। उनकी बहुविध व्यस्तताओं भरी जिंदगी ने ऐसा अवसर उन्हें लेने नहीं दिया। वे विविध कलाओं के सौंदर्य तथा दर्शन के शाश्वत प्रश्नों, सरोकारों, इंद्रिय सुखों और लालसाओं से अपनी कविता को लैस करते हुए बढ़ चले। आगे कहता है उनकी कविता में वैयक्तिक आग्रह मतलब कि निजी जो आग्रह होता है, निजी जो सोच होती है, कल्पना शक्ति होती है, कहता है कि वैयक्तिक आग्रह बढ़ने लगे। खुशहाल मध्य वर्ग की अभिरुचियों को तुष्ट करने में उनकी कविता यानी अशोक वाजपेयी जी की जो कविता है, कहता है में एक तरह की स्वच्छंदता विकसित हुई। कहता है कि एक तरह स्वच्छंदता विकसित हुई। एक समर्थ कवि की पहचान उनकी कविता में कौंधती है। एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत है। उसके बाद कहता है उदार भी है, संवेदना उदार मतलब दयाद्र हृदय वाला, मतलब दयालु हृदय वाला। कुछ रचना ऐसे करते हैं कि लोगों को देख देख करके उनको जो दया आती है तो उन्हें देख करके वैसी स्थितियों का वर्णन अपनी रचनाओं में करते हैं। तो वही कहता है कि एक ऐसा कवि जिसका मानस विस्तृत, उसके बाद कहता है कि उदार है, संवेदना प्रयुत्सुक है और भाषा स्फूर्त, समर्थ, भारहीन और अर्थ ग्रहणी है। मतलब स्फूर्त यानी एकदम स्फूर्ति भरा हुआ, समर्थ है यानी पूर्ण रूप से सही है, भारहीन कोई भारी नहीं है यानी पढ़ेंगे तो लगेगा नहीं कि एक भार है जो समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद अर्थ ग्राहिणी, एक एक चीजों का अर्थ निकलता है, अर्थ आप ग्रहण करने के साथ साथ पढ़ते जाते हैं। आगे कहता है कि और एक गद्य कविता, अशोक वाजपेयी ने गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखी। आगे जो आप पढ़ेंगे वो आप गद्य कविता ही पढ़ेंगे, मतलब लगेगा कि कोई कहानी है लेकिन असल में वो कविता होता है। आगे जो आप पढ़ने वाले हैं लगेगा कि कहानी है लेकिन वो कहानी नहीं होता है, वो कविता होता है। आगे कहता है कि काफी संख्या में लिखी और प्रकाशित की गई, यानी इनकी गद्य कविताएं काफी संख्या में लिखी भी गई और प्रकाशित भी की गई, मतलब छपी भी। उसके बाद कहता है हिंदी में गद्य काव्य तो पुराना है जो वस्तुतः कविता नहीं, कहता है गद्य का ही एक रूप हुआ करता था, किंतु गद्य कविता नई है और पिछले 15 से 20 वर्षों में अनेक कविताओं द्वारा पर्याप्त संख्या में लिखी गई। आगे कहता है कि फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि यूरोपीय तथा अमेरिकी भाषाओं में नए ढंग की इस गद्य कविता का लेखन 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 20वीं सदी के पहले, ठीक है, कहता है विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध। कब हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध? फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। प्रथम हुआ था कब? 1914 से कब तक? 19। द्वितीय 1939। क्या बात है। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही होता रहा। फ्रांसीसी कवि सेंट जॉन पर्स की ऐसी गद्य कविताएं, कहता है टी.एस. एलियट द्वारा लंबी भूमिका के साथ, टी.एस. एलियट जो बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, पोएट है, कहता है टी.एस. एलियट द्वारा लंबी भूमिका के साथ पेश की गई, किंतु वे आकार में बहुत लंबी है, बहुत लंबी। ऐसी ऐसी गद्य कविताएं जो पढ़ते पढ़ते लोग उब भी जाए, थक भी जाए जी। यानी टी.एस. एलियट जो थे ना वो भी बहुत बड़े पोएट थे, तो टी.एस. एलियट जी भी जो रचना करते थे तो वो गद्य कविता ही रचते थे, ठीक है, लेकिन उनकी गद्य कविता क्या होती थी? लंबी लंबी होती थी, इतनी लंबी कि लोग लगता था कि पता नहीं कहानी पढ़ रहे हैं कि कविता पर, उब जाते थे, लेकिन रचनाएं अच्छी हुआ करती थी। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि गद्य कविताएं टी.एस. एलियट के द्वारा लंबी भूमिका के साथ पेश की गई है, किंतु वे आकार में बहुत क्या है? लंबी है।
इस तरह की छोटी गद्य कविताएं खास तौर पर हिंदी में बहुत नई हैं और इनका विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षणता में निहित है। मतलब आगे जो आप पढ़ेंगे एकदम छोटा सा गद्य है, छोटा सा, आप बोर भी नहीं होंगे, कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कहता है कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, मतलब एक फैशन हो गया है कि चलो हम भी थोड़ा सा गद्य कविता लिख लेते हैं, दिखाने के लिए कि हमें भी गद्य कविता लिखने की क्षमता है, हुनर है। तो यहाँ कहता है कि महज कुछ तो महज फैशन के कारण भी लिखी जाती है, किंतु मूलतः इनकी रूप संरचना का उत्स कवि के काव्य अनुभव में होता है। सही बात है, कवि का काव्य अनुभव में ही होता है, कहते हैं, जो गद्यात्मक होता है। यानी गद्यात्मक मतलब बिल्कुल कहानी की तरह। कहता है कि गद्यात्मक यानी दैनंदिन जीवन अनुभवों की धरती से बोलचाल, बातचीत और सामान्य मनः चिंतन, मन के द्वारा चिंतन करके, सोच करके, कहता है कि मनः चिंतन के रूप में उगा हुआ, कहता है कि विवरण धर्मी अनेक अनेक प्रकार के धर्मों को दर्शाया जाए। कहते हैं युक्ति तर्क यानी जिसके पीछे कोई तर्क हो। कहता है तर्क मतलब क्या कि एक तरह से साक्ष्य के साथ, एक तरह से सबूत के साथ कोई रचना, ये नहीं कि बस बोल दिया उसके पीछे कुछ आता पता है ही नहीं कि क्या बोल दिया। तो कहता है युक्ति तर्क के कारण घुमावदार, पेचीदा और चौरस भी यह कविता शासक वर्ग, यानी आगे जो आप पढ़ने वाले हैं हार जीत, कहता है शासक वर्ग, राजनीति, युद्ध और इतिहास और आम आदमी को लेकर जो है रचा गया है। यानी आगे जो आप पढ़ेंगे वो आम आदमी को लेकर रचा गया है, आम आदमी पर रचा गया है। आगे कहता है कि आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्न उठाती है और कौंध के एक क्षण में अनेक सारी वास्तविकताओं को, यानी अनेक सारी सच्चाइयों को बेपर्द करती हुई, बेपर्द मतलब हो गया कि एक एक सच्चाई को उभारते हुए, दिखाते हुए, उस पे से पर्दा हटाते हुए, कहता है हम में एक ऐसी प्रतीति जगा जाती है जो, कहता है कि परमुख अपेक्षी और बंधुआ नहीं है। कहता है कि परमुख अपेक्षी और बंधुआ नहीं है, गहरे अर्थों में तटस्थ और मानवीय है। गहरे अर्थों में देखा जाए तो पूर्ण रूप से मानवीय है, तटस्थ है, यानी एक किनारा लगा हुआ है, और मानवीय है यानी मानव के ऊपर रचा गया एक सच्ची घटना सी प्रतीत होती है। कहता है कि यह कविता समसामयिक हिंदी कविता में गद्य कविता की प्रवृत्ति, यानी आप आगे जो पढ़ेंगे पूर्ण रूप से गद्य कविता की प्रवृत्ति और रूप संरचना की यहाँ एक वानगी है, यानी एक वानगी के रूप में प्रस्तुत है, अर्थात एक उपहार के रूप में प्रस्तुत है। आगे कहता है कि जो साथ चले थे जाने कब, अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए। चले तो थे साथ, लेकिन जाने कब अपनी अपनी राह कहाँ निकल गए, मतलब पता नहीं रास्ते में कौन किधर गए, कौन किधर गए। कहता है कि जाने कहाँ कहाँ रोशनी की तलाश में भटकने के बाद अब समझ आ रहा है कि रोशनी कहीं और से नहीं, इन्हीं शब्दों से आ रही है, कि रोशनी कहीं से नहीं आ रही, रोशनी जो हम रच रहे हैं उन्हीं शब्दों से आ रही है। ये अशोक वाजपेयी जी की कथन है। तो विश्वास है कि आप लोग परिचय समझ गए होंगे, नहीं भी समझे हैं तो मेन जो चीजें हैं, कृतियां हैं, जन्मतिथि है, जन्म स्थान है, माता पिता है, उनको रट लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा। नहीं याद करिएगा तो फिर दिक्कत होगा ना। जी हाँ, तो मुझे विश्वास है आप लोग भी समझ गए होंगे। समझ जाते हैं तो लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले क्लास में, अगला चैप्टर नहीं, मतलब इसी के द्वारा जो रचित चैप्टर है हार जीत, वो लेकर। धन्यवाद।